फंडामेंटल राइट के तीन एस्पेक्ट हमें डिस्कस करने हैं, तीन पहलू, तीन आयाम और डिस्कस करने हैं और इसके बाद हम लोग डीपीएसपी में एंटर करेंगे, डीपीएसपी में प्रवेश करेंगे। एक एस्पेक्ट है फंडामेंटल राइट्स की आलोचना की जाती है, फंडामेंटल राइट को क्रिटिसाइज किया जाता है, या आप ये कह सकते हैं लिमिटेशंस ऑफ फंडामेंटल राइट्स, लिमिटेशंस ऑफ फंडामेंटल राइट्स। दूसरा एस्पेक्ट है कि इनका जो फंडामेंटल मौलिक अधिकार हैं, इनका महत्व क्या है, यानी कि सिग्निफिकेंस ऑफ फंडामेंटल राइट, सिग्निफिकेंस ऑफ फंडामेंटल राइट। एंड थर्ड एस्पेक्ट है नेचर ऑफ द फंडामेंटल राइट, नेचर ऑफ फंडामेंटल राइट, यानी कि मौलिक अधिकारों की प्रकृति, मौलिक अधिकारों की प्रकृति। ये तीन एस्पेक्ट हैं, यहाँ पर तीन पहलू हैं। सबसे पहला पहलू हम लोग लेते हैं, इसके बाद ये टॉपिक होने के बाद हम लोग डीपीएसपी में आएंगे, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी। मौलिक अधिकारों की आलोचना भी की जाती है, यानी कि इनकी कुछ सीमाएं हैं। आलोचना का कोई ना कोई आधार होगा, किसी कोई ना कोई फैक्ट होगा, कोई ना कोई ग्राउंड होगा जिस आधार पर इसकी आलोचना की जाती है, यानी कि कुछ न कुछ इसकी सीमाएं हैं और उन सीमाओं के आधार पर मौलिक अधिकारों की आलोचना की जाती है। तो आलोचना के आधार क्या हैं? पहला, कुछ लोगों ने कहा है आलोचना इस रूप में करते हैं कि मौलिक अधिकार एक्चुअल में इसका जो नाम है भाग 3 का, वो फंडामेंटल राइट नहीं रखना चाहिए, बल्कि वो कहते हैं कि लिमिटेशंस ऑफ फंडामेंटल राइट इसका नाम होना चाहिए भाग 3, लिमिटेशंस ऑफ फंडामेंटल राइट, यानी कि मौलिक अधिकार की सीमाएं इसका नाम होना चाहिए, मौलिक अधिकार नाम नहीं होना चाहिए। क्यों ऐसा कहते हैं? क्योंकि ये कहते हैं, जो आलोचक हैं, जो क्रिटिसाइजर्स हैं, उनका कहना ये है कि एक्चुअल में जो फंडामेंटल राइट हमारे संविधान में कम दिए गए हैं, बल्कि उस पर रिस्ट्रिक्शंस ज्यादा दिए गए हैं, रिस्ट्रिक्शंस या अपवाद ज्यादा दिए गए हैं। कोई भी ऐसा मौलिक अधिकार नहीं है जिस पर प्रतिबंध ना लगाया जा सके, जिस पर एक दो ऐसे अधिकार हैं, जैसे किसी भी आधार पर या किसी भी तरह से आप अनुच्छेद 17 यानी कि अस्य प्रस्ता को आप सही साबित नहीं कर सकते। तो कुछ अधिकारों को छोड़ करके बाकी सभी ऐसे अधिकार हैं जो अपने आप में पूर्ण नहीं है, अपने आप में पूर्ण नहीं है, यानी कि एब्सोल्यूट नहीं है। There are some reasonable restrictions which can be imposed on fundamental rights. कुछ ऐसे सीमाएं हैं, या आप कह सकते हैं कि कुछ ऐसे अवरोध हैं जिनको आरोपित किया जा सकता है, कि हम लोगों ने डिस्कस किया है। ठीक है, अब यहाँ पर तो पहली चीज ये कि वो कहते हैं, यानी कि आलोचक कहते हैं कि इसका नाम जो है रिस्ट्रिक्शंस ऑफ फंडामेंटल, लिमिटेशंस ऑफ फंडामेंटल राइट कर देना चाहिए, क्योंकि सीमाएं ज्यादा दी गई हैं, अधिकार कम। फॉर एग्जांपल अनुच्छेद 16 ले लीजिए आप, अनुच्छेद 19 ले लीजिए। 19 में क्लॉज 1 है जो अधिकार प्रदान करता है, क्लॉज 2, क्लॉज 3, क्लॉज 4, क्लॉज 5, क्लॉज 6 क्या मींस अपवाद दिया गया है ना। इसका मतलब क्या हुआ कि अधिकार कम दिया गया है, सीमाएं ज्यादा दी गई। एक तरफ कहा गया है कि व्यक्ति के पास व्यक्ति की स्वतंत्रता होगी, राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, और एक तरफ कहा गया है कि भैया 8 आधारों पर इस पर युक्त प्रतिबंध लगाया जा। तो फिर दिया क्यों? और 8 आधार तो ठीक है, वो 8 आधार हैं, बाकी जो 33 और 34 में दिए गए हैं, 33 और 34 में वो क्या है? अनुच्छेद 368 में 58 में दिया गया, वो क्या है? अनुच्छेद 359 में दिया गया, वो क्या है? इसका मतलब क्या हुआ कि भैया अधिकार कम है, सीमा यदि सरकार को लगानी होगी तो किसी न किसी आधार पर वो सीमा लगा दे। यही हुआ ना इसका मतलब। इसके अलावा नेक्स्ट सेकेंड जिस बेसिस पर इसको क्रिटिसाइज किया जाता है, दूसरा आधार
जो क्रिटिसाइजर्स हैं वो क्रिटिसाइजर्स ये कहते हैं कि मौलिक अधिकार एक्चुअल में प्राकृतिक अधिकार, वास्तव में क्या है प्राकृतिक अधिकार। क्रिटिसाइजर्स यानी हम समझें तो वो क्या है, नेचुरल राइट ही है ना, ह्यूमन राइट है, नेचुरल राइट है। और प्राकृतिक अधिकार तो व्यक्ति के आप ये कह सकते हैं कि किसी भी रूप में कहीं भी आप उनको प्राकृतिक अधिकारों को छीना नहीं जाना चाहिए, लिमिटेशंस उस पर नहीं होना चाहिए, यही ना नेचुरल राइट। जैसे व्यक्ति के जीवन की स्वतंत्रता, राइट टू लाइफ, इसका मतलब यह है कि क्या किसी भी व्यक्ति के पास या किसी भी सरकार के पास किसी को जीवन देने का अधिकार है, जन्म देने का अधिकार है किसी के पास? किसी के पास जन्म देने का अधिकार नहीं है, किसी के पास जन्म देने का अधिकार नहीं है। यदि जन्म देने का अधिकार नहीं है तो जन्म लेने का भी अधिकार नहीं होना चाहिए। और अनुच्छेद 21 हमारा क्या कहता है? अनुच्छेद 21 ये कहता है कि जीवन के अधिकार से वंचित किया जा सकता है विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अनुसार। इसका मतलब किसी व्यक्ति को मारा भी जा सकता है, यही हुआ ना, मारा जा सकता है, बस प्रक्रिया का पालन करना पड़ेगा। और हमारे यहां पर इसीलिए मृत्युदंड भी का प्रावधान भी है। तो यदि प्राकृतिक अधिकार तो ये कहता है कि भैया जीवन देने और जीवन लेने का अधिकार किसके पास है? प्रकृति के पास है। लेकिन यहां तो कौन ले रहा है? यहां तो राज्य किसी व्यक्ति का जीवन ले रही है ना। दंडित करना है तो दंड का कई स्वरूप हो सकता है, आजीवन कारावास पे रख सकते हो उसको, लेकिन मारने का अधिकार नहीं होना चाहिए। हालांकि हमारे यहां पर है, वो एक अलग एस्पेक्ट है, क्यों है कैसे है, लेकिन अधिकार तो है। फिर यदि हम देखें तो ये जो प्राकृतिक अधिकार है, अब अनुच्छेद 34 क्या कहता है कि विशेष शक्ति प्रदान की जा सकती है। और मैंने आपको बताया कि आर्म्ड फोर्सेस स्पेशल पावर्स एक्ट 1958 क्या कहता है कि द पर्सन और द सर्विसमैन कैन बी इंडेमनीफाइड। इसका मतलब कि उसको संरक्षण प्रदान किया जा सकता है, और वो किसी भी यानी कि वो किसी व्यक्ति को मार सकता है, किसी व्यक्ति का घर उजाड़ सकता है, पूरा क्षेत्र उजाड़ सकता है, पूरी संपत्ति को उजाड़ सकता है। इसका मतलब इस सीमा तक हुआ नहीं, इसका मतलब यही। इसका मतलब हमारे संविधान में ये कहा गया है, जो क्रिटिसाइजर्स हैं वो ये कहते हैं कि भैया ये जो प्राकृतिक अधिकार है, प्राकृतिक अधिकार तो किसी भी स्थिति में इन पर प्रतिबंध नहीं होना चाहिए, इनका निलंबन नहीं होना चाहिए। लेकिन ये कहते हैं कि भैया जो क्रिटिसाइजर्स हैं वो कहते हैं कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ही पर्याप्त प्रोविजन ऐसे दिए गए हैं जो फंडामेंटल राइट्स को क्या करते हैं, सप्रेशन यानी कि सप्रेस करते हैं फंडामेंटल राइट्स को, या उनको न्यून करते हैं, या अल्पीकरण करते हैं, या निर्बंधन आरोपित करते हैं, निर्बंधन आरोपित करते हैं। तीसरा आधार, जिस आधार पर इसको क्रिटिसाइज किया जाता है, वो ये कहते हैं कि हमारे देश में लोकतांत्रिक व्यवस्था का पालन किया गया है। और लोकतांत्रिक व्यवस्था ये कहती है, और रूल ऑफ लॉ का पालन किया गया है, विधि का शासन, विशेषकर विधि के शासन का सिद्धांत डेमोक्रेटिक कंट्री में ही पाया जा सकता है, अनडेमोक्रेटिक कंट्री के में नहीं पाया जा सकता। जहां पर तानाशाही शासन होगा, जहां पर सिंगल मैन रूल होगा, वन मैन रूल होगा, वहां पर विधि का शासन का सिद्धांत नहीं पाया। कल आप लोगों ने एक क्वेश्चन किया था, उस पर आप लोगों को, सब लोगों को कंफ्यूजन था। मुझे समझ नहीं आया कि कंफ्यूजन क्यों था। विधि के शासन का सिद्धांत आप लोगों ने पढ़ा है? अनुच्छेद 14 जब पढ़ा है तो उसमें 3 पॉइंट लिखे थे, 3 पॉइंट लिखे थे, और 3 पॉइंट में क्या था कि विधि के समक्ष समता होगी, सुप्रीमेसी ऑफ लॉ यानी कि सुप्रीमेसी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, एंड इसके अलावा लीगल स्पिरिट होगी यानी कि न्यायपालिका की स्वतंत्रता होगी, हर व्यक्ति को अधिकार होगा समान रूप से। हमने डिस्कस किया था। अब उसमें अनुच्छेद 14 में यदि ये प्रोविजन है कि विधि के समक्ष समता होगी और इक्वलिटी बिफोर लॉ होगी, मैंने एक कॉन्सेप्ट पढ़ा था, उसमें साथ में ये भी बताया था कि इसका मतलब क्या है विधि के शासन का। विधि का शासन का सिद्धांत ये कहता है कि किसी भी व्यक्ति को जब तक
तब तक दंडित नहीं किया जा सकता जब तक कि उसने कोई अपराध ना किया हो। यही हमने ना किया ना। इसका मतलब क्या है कि किसी भी व्यक्ति को मनमानी तरीके से आप गिरफ्तार नहीं कर सकते, मनमानी तरीके से गिरफ्तार नहीं कर सकते। और क्वेश्चन क्या था? क्वेश्चन वही था कि ऐसा कौन सा अनुच्छेद है, ऐसा कौन सा अनुच्छेद है जिसका वायलेशन करने से ऐसा कोई कानून बनाया जा सकता है जो कार्यपालिका को मनमानी शक्ति प्रदान कर दे, जिसका वायलेशन करने पर ऐसा कानून बनाया जा सकता है। तो ऐसा कानून अनुच्छेद 14 का वायलेशन करने पर ही बनाया जा सकता है। यानी कि विधि के शासन का सिद्धांत का यदि वायलेशन करते हैं, यदि विधि के शासन का सिद्धांत का आप पालन नहीं करते हैं, इसका मतलब आप मनमानी का काम कर सकते हैं। और वही क्वेश्चन पूछा गया था, पता नहीं शायद भाषा थोड़ी सी डिफरेंट थी, इस वजह से आप लोगों को कंफ्यूजन हुआ, अदरवाइज कॉन्सेप्ट वही है। हाँ, हम यहां पर आते हैं। अब विधि के शासन का सिद्धांत क्या कहता है कि भैया किसी भी व्यक्ति को मनमानी तरीके से गिरफ्तार नहीं कर सकते। अनुच्छेद 22 कौन सा? हाँ, अनुच्छेद 22 में एक सिद्धांत है, प्रिवेंटिव डिटेंशन। उसमें तो कोई अपराध ही नहीं किया भाई। प्रिवेंटिव डिटेंशन क्या कहता है? निरपराध व्यक्ति को आप गिरफ्तार कर लो, यही कहता है ना। ये निरपराध व्यक्ति को यदि आप गिरफ्तार करते, इसका मतलब ये तो मनमानी गिरफ्तारी हो गई ना। फिर रूल ऑफ लॉ कहां चला गया? फिर डेमोक्रेसी कहां चली गई? लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था कहां चली गई? किसी व्यक्ति को 3-3, 4-4 साल तक जेल में क्या नजरबंद कर देते हो भाई, कमरे से बाहर नहीं निकलोगे। ये क्या है? ये तो मनमानी शासन हुआ है, ये तो डेमोक्रेटिक रूल नहीं है। तो जो क्रिटिसाइजर्स हैं वो ये कहते हैं कि एक तरफ आप कहते हो कि किसी भी व्यक्ति की मनमानी गिरफ्तारी नहीं होगी, और दूसरी तरफ क्या कहते हो कि प्रिवेंटिव डिटेंशन यानी कि निरोधात्मक, प्रिवेंटिव डिटेंशन तो क्या लिखा था, निरोधात्मक नजरबंदी। यानी कि इसका मतलब ये है, जिसको हमने ये कहा था कि अपराध पूर्व गिरफ्तारी, यही है ना। अपराध करने के पहले तो अपराध पूर्व गिरफ्तारी हो सकती है। तो एक तरफ आप कह रहे हैं कि मनमानी गिरफ्तारी नहीं होगी, दूसरी तरफ कह रहे हैं कि प्रिवेंटिव डिटेंशन के तहत निवारक नजरबंदी, निवारक नजरबंदी आपने दे दिया। प्रिवेंटिव डिटेंशन कि किसी भी व्यक्ति को गिरफ्तार किया जा सकता है। चौथा एस्पेक्ट ये है कि जो हमारे अधिकार हैं वो भी बेचारे स्थायी नहीं हैं। यानी कि अनस्टेबल राइट है या नॉन परमानेंसी ऑफ राइट्स। नॉन परमानेंसी ऑफ राइट्स मींस जैसे हमारा जो अनुच्छेद 19 क्लॉज 1 सब क्लॉज एफ ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में था, आर्टिकल 31 ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में था, अब है क्या? मतलब कब हटा दिया जाएगा पता नहीं। यही हुआ ना इसका मतलब। इसका मतलब यह है कि अधिकार कहता है कि भैया मैं हूं, लेकिन कब तक रहूंगा पता नहीं है, कब मुझे हटा दिया जाएगा। दूसरा, मेरे रहते हुए भी मेरी वैल्यू कम कर दी जाएगी। मेरे रहते हुए, अधिकार कहता है कि मेरे रहते हुए भी ऐसा साबित कर दिया जाएगा कि मैं नहीं हूं। जैसे इमरजेंसी में यही होता है ना कि अनुच्छेद 19 है, संविधान में लिखा है, लेकिन वो निलंबित हो जाएगा। अनुच्छेद 359 क्या कहता है कि जब इमरजेंसी लगी हो तो इनको राष्ट्रपति एक अधिसूचना जारी करके और इनको निलंबित कर सकता है। एक्चुअल में उनके इन्फोर्समेंट का निलंबन, अधिकार तो रहेंगे लेकिन कोई भी व्यक्ति उपचार प्राप्त नहीं कर सकता। ऐसी दवाई का, ऐसे डॉक्टर का क्या मतलब जो दवाई नहीं कर सकता? यही हुआ ना कि हम बीमार हैं और उपचार मांग रहे हैं, डॉक्टर भी है, दवाई भी है, लेकिन उपचार नहीं मांग सकते। तो इसका मतलब यह है कि इनकी परमानेंसी नहीं। इस आधार पर विशेष रूप से जो हमारे प्लस इसके अलावा
एक और चीज, फिफ्थ, जो बेसिस आप ले सकते हैं कि अपरिभाषित अपरिभाषित शब्दावलियां, अपरिभाषित शब्दावलियां, अनडिफाइंड या वैग्यू टर्म्स भी आप कह सकते हैं, वैग्यू टर्मिनोलॉजी। यदि आप देखें अनुच्छेद 17 में कहा गया अस्पृश्यता का अंत किया जाए। अब अस्पृश्यता क्या है भाई? हाँ, छुआछूत। छुआछूत क्या है, परिभाषित करो। तो भेदभाव तो 15 में भी है, 16 में भी है परिभाषा आपके पास कुछ है? बताइए। सिविल राइट संविधान में तो नहीं है ना, संविधान में तो नहीं लिखी गई। और विशेषकर यदि हम सिविल राइट प्रोटेक्शन एक्ट में भी देखें तो उसमें भी इस पहली चीज तो संविधान में ऐसी चीज नहीं होनी चाहिए जिसका मतलब संविधान निर्धारित ना करे। अभी किसकी व्याख्या पर छोड़ दिया गया है? संसद की व्याख्या पर। संसद की व्याख्या पर छोड़ दिया गया ना कि कानून बना करके दंडित कैसे किया जाएगा, लॉ बना करके, और लॉ बना करके दंडित किया जाएगा। इसका मतलब यह है कि अस्पृश्यता है क्या, यह अधिकार संविधान, ये संविधान नहीं बता रहा, कह रहा है कि विधि बना करके निर्धारित कर लिया जाएगा। अब विधि के अनुसार कुछ भी परिभाषित कर लो। उसमें भी कहा गया है क्या, उसमें यह कहा गया कि किस जो अनुसूचित जाति के व्यक्ति हैं, अब अनुसूचित जाति के व्यक्ति के अलावा यदि किसी अन्य के साथ यदि आप छुआछूत करते हो तो किसी अन्य के साथ, जैसे ट्राइबल्स के साथ भी होता है नहीं होता है, लेकिन उसमें ऐसा मेंशन नहीं है। इसका मतलब फिर इसको दंडित कौन करेगा? इसको भी दंडित करने का अधिकार होना चाहिए ना, कि व्यक्ति, कोई भी व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति के साथ इस तरह का व्यवहार करे तो उसको दंडित किया जाए। हालांकि वो एक डायमेंशन है, एक डायमेंशन है। सवाल, पॉइंट हमारा ये नहीं है कि विधि में कैसे परिभाषित किया गया, पॉइंट ये है कि संविधान में परिभाषित नहीं। इसके अलावा शोषण कहीं परिभाषित किया गया है? एक्सप्लॉइटेशन डायरेक्टली कहीं भी परिभाषित नहीं है। और दूसरी चीज, तीसरी चीज एक और, कि हमने इतने सुप्रीम कोर्ट के केसेस पढ़े हैं, यदि हर चीज परिभाषित होती तो हमें सुप्रीम कोर्ट क्यों जाना पड़ता? अब सुप्रीम कोर्ट को भी देखिए कि अपना जजमेंट हर बार बदल देता है। इसका मतलब कि संविधान में ऐसे शब्द हैं जिनका एक अर्थ नहीं कई अर्थ हो सकते हैं, तभी तो बदला ना। सुप्रीम कोर्ट पहले कुछ और कहता फिर कुछ और कहता, इसका मतलब है कि वो कई अर्थों में हो सकता है। इसका सीधा सा मतलब यह है कि हमारे संविधान में अपरिभाषित शब्दावलियां हैं जिसके कई अर्थ निकाले जा सकते हैं, जिसके कई अर्थ निकाले जा सकते हैं। ठीक है, ये विशेष रूप से इन आधारों पर हमारे जो आलोचक हैं वो आलोचना करते हैं। इसके बाद नेक्स्ट आते हैं। हाँ सर, जो सुप्रीम कोर्ट जो व्याख्या करता है अपने इंटरेस्ट के हिसाब से करता है। जब कोई कहीं व्याख्या दी ही नहीं तो अपने इंटरेस्ट की, मैंने एक पॉइंट कल लिखाया भी था, पर्सनल प्रेफरेंस। आप देखिए जब बेसिक स्ट्रक्चर पढ़ा हमने तो बेसिक स्ट्रक्चर का क्रिटिसिज्म का शायद तीसरा पॉइंट होगा, आप देखिए अपनी व्यक्तिगत प्राथमिकता के आधार पर। तीसरा पॉइंट आप देखिए, पर्सनल प्रेफरेंस वर्ड यूज किया मैंने, इट डिपेंड्स ऑन द पर्सनल प्रेफरेंस ऑफ द जजेस।
दूसरा या तीसरा पॉइंट देखिए, आप लिखा होगा 100%। व्यक्तिगत प्राथमिकता क्या है? दूसरा पॉइंट है ना, दूसरा पॉइंट देखिए लिखा है। हाँ। इसका मतलब क्या हुआ कि भाई सुप्रीम कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट के आदेश, सुप्रीम कोर्ट के वक्तव्य, सुप्रीम कोर्ट के स्टेटमेंट, सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट्स पर कोई सवाल उठा नहीं सकता। अब सुप्रीम कोर्ट जो कह देगा, अब जज साहब की व्यक्तिगत इच्छा थी या जज साहब ने कुछ सोच करके दिया, ये तो जज साहब ही बता सकते हैं। ऐसा ही है ना, ये तो जज साहब ही बता सकते हैं। जैसे एक क्वेश्चन, एक अभी बहुत ही मींस मुद्दा उठा इस चीज का, चुनाव के समय अरविंद केजरीवाल को कुछ समय के लिए छोड़ दिया गया। मुद्दा यह उठा कि ऐसा किसी कानून या कोई किसी संविधान या किसी भी कानून या किसी भी सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट में कोई ऐसा प्रावधान था ही नहीं। अब जज साहब ने छोड़ दिया तो छोड़ना तो पड़ेगा, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, उन्होंने बेल मांगी भी नहीं थी, जमानत बिना मांगे दे दी, मांगी भी नहीं थी। उन्होंने जो मांगा था वो कोर्ट इसलिए नहीं कहते कि हमें जमानत दे दो, अब जाकर के, अभी कल परसों जाकर के जमानत का केस फाइल किया, वो भी लोअर कोर्ट में। पहले कभी भी जब से गिरफ्तार हुए तब से लेकर के अभी तक कभी भी उन्होंने जमानत मांगी नहीं। उन्होंने कहा जमानत तो तब होगी जब मेरी गिरफ्तारी होगी, और मैं गिरफ्तारी को ही चैलेंज कर रहा हूं। मेरी गिरफ्तारी ही संवैधानिक वैधानिक नहीं है, इसलिए मेरी गिरफ्तारी को ही शून्य घोषित किया जाए। वो तो इसलिए गए थे वहां। तो जज साहब ने कहा कि भाई चुनाव तब तक निकल जाएगा, चुनाव तब तक निकल जाएगा, और ये हमारा फैसला बहुत लेट आएगा, अभी तक नहीं आया फैसला उसका, तो इसलिए तब तक के लिए आपको चुनाव प्रचार के लिए छोड़ देते हैं, लेकिन जैसे ही चुनाव प्रचार थम जाएगा वैसे ही आप समर्पण कर दोगे। अब ये कौन सवाल उठाएगा? देखिए, जुडिशरी कुछ चीजों पर, जैसे ये कुछ एक प्राकृतिक न्याय का सिद्धांत है। प्राकृतिक न्याय में ये है कि भैया वो कह रहे हैं कि हमारी गिरफ्तारी अवैध है, ठीक है। यदि मान लेते हैं कि गिरफ्तारी अवैध है और सुप्रीम कोर्ट का फैसला अब आता है, तो यदि अब आता है और उनकी गिरफ्तारी को शून्य घोषित किया जाता है, तो चुनाव तो निकल गया ना, चुनाव तो निकल गया। वो उनका कहना यह था कि मुझे गिरफ्तार इसलिए किया गया है कि मैं चुनाव में भाग ना ले पाऊं, इसलिए कोई कारण नहीं है। और यदि कारण होता तो 2021 में केस फाइल किया था, 3 साल क्यों नहीं गिरफ्तार किया? चुनाव के जस्ट पहले ही गिरफ्तार करने का क्या ऐसा कारण बन गया? उनका कहना ऐसा है। तो मींस इस चीज का डिटर्मिनेशन क्या सही और क्या गलत, ये सुप्रीम कोर्ट ही डिटरमाइन करता है, ये सुप्रीम कोर्ट ही। उसी के बेसिस पर फिर वो गए हेमंत सोरेन, जब अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार तो सुप्रीम कोर्ट ने मना कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अब देखिए वही है जो अनुच्छेद 14 में क्या प्रोविजन है, विधि के समक्ष समता और विधियों का समान संरक्षण। कानून के सामने, मेरे सामने में सब बराबर हो आप लोग, लेकिन हमारे अनुच्छेद 14 में क्या, विधियों का समान संरक्षण। हर सेम विधि तभी लागू की जा सकती है जब परिस्थिति भी सेम हो। तो आप इस आधार पर नहीं कह सकते कि उनको छोड़ा तो मेरा छोड़, क्योंकि आपका आधार अलग है, आप इनका आधार अलग, गिरफ्तारी का आधार अलग अलग है, और सेम रेमेडी आपके लिए पॉसिबल नहीं हो सकती। यानी कि बुखार इनको भी है, बुखार इनको भी, ठीक है, हम मानते हैं कि बुखार है, डॉक्टर के लिए दोनों पेशेंट बराबर है, लेकिन सेम दवाई नहीं दे सकता, क्योंकि एक को जॉन्डिस है, एक को मलेरिया है, तो दोनों की सेम दवाई नहीं हो सकती। और सुप्रीम कोर्ट जो निर्णय देता है, नॉर्मली उनके कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म होता है, पर सुप्रीम कोर्ट जब निर्णय देता है तो उसका कोई ना कोई आधार होता है। प्राकृतिक न्याय भी यही कहता है, और सुप्रीम कोर्ट शायद इसमें कोई गलत नहीं था कि उनको कुछ दिनों के लिए छोड़ने के लिए आदेश दे दिया, ठीक है। एनीवे, सिग्निफिकेंस ऑफ फंडामेंटल राइट। सिग्निफिकेंस यानी कि महत्व क्या है। हाँ,
नहीं, जुडिशियल सुप्रीमेसी नहीं। कॉन्स्टिट्यूशन की व्याख्या करने का अधिकार तो है ना। क्यों सुप्रीमेसी हुई? संविधान ने, ये सेपरेशन ऑफ पावर का प्रिंसिपल है कि सुप्रीम कोर्ट को या न्यायपालिका को व्याख्या करने का अधिकार न्यायपालिका को है, और यदि व्याख्या गलत है तो भाई संसद उसको बदल दे। संसद ने बदला, हमने केसेस भी पढ़े हैं। पढ़ा कि नहीं पढ़ा हमने? जब 24वां संविधान व्याख्या परिवर्तित भी हुई है और सुप्रीम कोर्ट ने माना भी है कि हाँ ठीक है, आपको अधिकार है। पहले सुप्रीम कोर्ट ने कुछ और कहा, लेकिन बाद में तो सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया ना कि भाई आप बदल लीजिए जो बदलना है, पर हाँ मूल ढांचे को परिवर्तित मत कीजिए, बाकी सब कुछ बदल सकते हैं आप। पहले तो प्रियम्बल को भी कहा गया कि नहीं बदल सकते, प्रियम्बल में भी संशोधन नहीं हो सकता, लेकिन बदला गया कि नहीं? सुप्रीम कोर्ट ने भी माना कि बदला गया। आज भी एक केस पढ़ेंगे हम, आज एक केस तब पढ़ेंगे जब मुझे आगे बढ़ने दोगे, ठीक है? वो उससे भी ज्यादा दिलचस्प है। फर्स्ट, सिग्निफिकेंस यानी कि महत्व क्या है। पहली चीज लिख लीजिए आप, इसको पॉइंट वाइज में लिखा देता हूं कुछ चीजें। भाग 3 में मिले अधिकार, भाग 3 में मिले ज्यादातर अधिकार प्राकृतिक, भाग 3 में मिले ज्यादातर अधिकार प्राकृतिक और मानव अधिकार, और मानव अधिकार हैं, मानव अधिकार हैं जिन्हें जिन्हें यह भाग सुरक्षित करता है, जिन्हें यह भाग सुरक्षित करता है। पार्ट थर्ड includes mostly natural and human rights, mostly natural and human rights. It provides protection to these rights. It provides protection to these rights. Second, it establishes the rule of law in the country. It establishes the rule of law in the country. It establishes the rule of law in the country. It establishes rule of law in the country. Rule of law in the country. यह विधि के शासन के सिद्धांत को, विधि के शासन के सिद्धांत को स्थापित करता है, विधि के शासन के सिद्धांत को स्थापित करता है। Part 3 of the Constitution or the fundamental rights promotes the principle of constitutionalism. Promotes the principle of constitutionalism, which provides the rights against arbitrary executive actions. मौलिक अधिकार संविधानवाद के सिद्धांत को प्रोत्साहित करते हैं, जो कि मनमानी कार्यपालिका के विरुद्ध
जो कि मनमानी कार्यपालिका के विरुद्ध संरक्षण प्रदान करता है, मनमानी कार्यपालिका के विरुद्ध संरक्षण प्रदान करता है। नेक्स्ट, फंडामेंटल राइट्स establishes the bedrock of the liberal democratic polity in the country, polity in the country, मौलिक अधिकार देश में उदारवादी लोकतांत्रिक व्यवस्था को मजबूती प्रदान करता है, मजबूती प्रदान करते हैं। नेक्स्ट, फंडामेंटल राइट्स provides us the opportunity for all round development, मौलिक अधिकार हमें सर्वांगीण विकास का अवसर प्रदान करते हैं, नेक्स्ट, मौलिक अधिकार promotes fundamental right promotes the principle of secularism enshrined in the preamble of the constitution, मौलिक अधिकार भारत की प्रस्तावना में निहित पंथ निरपेक्ष राज्य की परिकल्पना को साकार करते हैं, नेक्स्ट, फंडामेंटल राइट्स provides protection to the rights of the minorities which are necessary against the tyranny of the majority rule, मौलिक अधिकार अल्पसंख्यकों के अधिकार को सुरक्षित करते हैं, जो कि बहुमत के शासन की निरंकुशता
बहुमत के शासन की निरंकुशता के विरुद्ध के विरुद्ध के विरुद्ध के विरुद्ध सुरक्षा के लिए आवश्यक है, के विरुद्ध सुरक्षा के लिए आवश्यक है। नेक्स्ट, कितने पॉइंट हो गए? और ऐसे लिखते जाएंगे तो 15-20 हो जाएंगे। फिर नेचर ऑफ फंडामेंटल राइट, यानी कि इनकी प्रकृति। देखिए, प्रकृति की बात करें तो सबसे पहला फर्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग कि नन ऑफ द राइट आर एब्सोल्यूट राइट। प्रकृति का मतलब समझते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल यहां पर वो बैठा है, मुस्कुरा रहा है, मंद मंद मुस्कनिया, ठीक है, शर्मा भी रहा है, तो मंद मंद मुस्कनिया, जितना आप लोग उसको समझ पाए इतने दिनों से, बैठता पीछे ये देखते नहीं आप लोग, लेकिन उसको महसूस करते हैं जब पूछता है वो, क्या उसके क्या समझ में आया, कैसा लड़का है वो? खुद बोल रहे हो या ये लोग बोल रहे हैं? खुद बोला क्या तुमने कि मस्त है? अच्छा, इधर से, अच्छा सुनील, क्या कैसा लड़का है? मस्त है, एक चीज। और कोई दूसरी चीज? हंसने वाला है, ठीक है, दूसरी चीज हो गई। तीसरी चीज है ठीक है, तीसरी चीज होगी। चौथी चीज, इतना जो आप लोग समझ पाए इतना ही समझ पाए। ये प्रकृति नहीं है, ठीक है, एक मान सकते हैं। क्यूरियसिटी, जिज्ञासु प्रवृत्ति का है, ये इंपॉर्टेंट थिंग है इतने दिनों में। ये इंटरव्यूअर को ऐसे इंटरव्यू दोगे ना, बिल्कुल नंबर नहीं देगा आपको। मेन चीज जो बतानी वो बतानी है। इंटरव्यूअर 20 मिनट बैठा रहेगा, आपसे पूछेगा, 4 लोग होंगे, उसी में से पूछ लेगा, भैया बताओ इतने लोगों में से जिसको भी समझ पाए सबसे अच्छी चीज इस व्यक्ति की क्या है? अब आप क्या बताओगे? बहुत बढ़िया है, मजाकिया हैं? ऐसे नहीं, जिज्ञासु प्रवृत्ति का है, वो भी चीजें जानने का प्रयास करता है जिनसे यूपीएससी का कोई मतलब नहीं, लेकिन उसकी भी सीमा है, वो बेचारा जानता ही नहीं कि यूपीएससी की सीमा क्या है ना? ठीक है, एनीवे। तो वैसे ही मौलिक अधिकारों की भी प्रकृति, नेचर क्या है, मौलिक अधिकार किस प्रकार के हैं? यदि कोई पूछे आपसे कि मौलिक अधिकार किस प्रकार के, तो पहली चीज कि एब्सोल्यूट राइट नहीं, एब्सोल्यूट राइट नहीं है। इसका मतलब क्या है? ये पूर्ण नहीं है, पूर्ण अधिकार नहीं, पूर्ण अधिकार नहीं, और इन पर युक्त प्रतिबंध लगाया जा सकता है। दूसरा कि मौलिक अधिकार जस्टिसाइबल राइट्स, जस्टिसाइबल फंडामेंटल राइट्स आर जस्टिसाइबल राइट्स, यानी कि ये क्या है? प्रवर्तनीय या वाद योग्य अधिकार या प्रवर्तनीय अधिकार। वाद योग का मतलब यह है कि यदि किसी के मौलिक अधिकारों का उल्लंघन होता है तो इनके वो केस कर सकता है, यानी कि न्याय मांग सकता है। तीसरा कि जो हमारे फंडामेंटल राइट हैं वो मोस्ट ऑफ द राइट्स आर लाइक इंडिविजुअल राइट्स, व्यक्ति की व्यक्तिगत स्वतंत्रता को प्रदान करते हैं। ज्यादातर कुछ ही अधिकार ऐसे हैं या कुछ ही प्रावधान ऐसे हैं जो सार्वजनिक अधिकार को रिप्रेजेंट करते हैं, कलेक्टिव राइट्स को। ऐसे है ना, जैसे कोई ऐसा प्रावधान 26 क्या कहता है? राइट टू
मैनेजमेंट ऑफ रिलीजियस डिनोमिनेशंस। 25 और 26 में यही डिफरेंस हमने पढ़ा था ना कि 25 इंडिविजुअल राइट्स को प्रमोट करता है और 20 और 26 कलेक्टिव राइट्स को। इन द सेम वे एक और आर्टिकल हमने पढ़ा था क्लॉज 1 और क्लॉज 2 में भी डिफरेंस हमने देखा था कि नहीं? कि मींस पहला तो हमने ये डिस्कस किया था कि नो सेक्शन ऑफ द सिटीजन 29 में, इसका मतलब वर्ग। हमने कहा था ना वर्ग क्या है? व्यक्ति नहीं, कलेक्टिव है। और फिर दूसरा जो हमने कहा था कि किसी भी व्यक्ति को इस आधार पर वंचित नहीं किया जाएगा। कहां से? एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में प्रवेश से। इसका मतलब वहां पर क्या हो गया? व्यक्तिगत। लेकिन तो कुछ को छोड़ करके ज्यादातर जो हमें अधिकार प्राप्त हैं वो क्या? वो हैं कौन से? इंडिविजुअल राइट्स, नॉट कलेक्टिव राइट्स। तो मींस ज्यादातर जो है वो क्या है? इंडिविजुअल, यानी कि व्यक्ति की व्यक्तिगत स्वतंत्रता को प्रोत्साहित करते हैं व्यक्तिगत विकास के लिए। सामूहिक विकास के लिए भी हैं, लेकिन विशेष रूप से व्यक्तिगत विकास के लिए। फोर्थ, ये जो फंडामेंटल राइट्स में से, फंडामेंटल राइट में अधिकार हैं, उनमें से कुछ राइट ऐसे हैं जो पॉजिटिव राइट हैं, जिनको कहा जाता है पॉजिटिव राइट, और कुछ राइट ऐसे हैं जो निगेटिव राइट्स, यानी कि कुछ सकारात्मक अधिकार हैं और कुछ नकारात्मक। अब सवाल ये है कि सकारात्मक और नकारात्मक होता क्या है? तो सिंपल सी बात है, यदि आप देखें पूरे के पूरे अधिकारों को, तो उनमें से कुछ अधिकार ऐसे हैं, कुछ राइट ऐसे हैं जिसमें ये कहा गया है कि सरकार ऐसा नहीं कर सकती है। कहा गया ना, निगेटिव ऑब्लिगेशन ऑन द स्टेट हैज बीन कंपेल्ड, यही है ना कि आप ऐसा नहीं कर सकते। और कुछ ऐसे हैं जहां पर कहा गया है कि राज्य ऐसा करेगा। अनुच्छेद 21 से क्या कहता है कि प्रत्येक बालक को जो 6 से 14 वर्ष तक का है उसको मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा प्रदान करेगा। अब इसका मतलब सरकार एक है क्या, ऐसा जैसे हो रहा प्रतीत हुआ जैसे डायरेक्शन दिया जा रहा हो, ऐसा ही है ना कि डायरेक्शन दिया जा रहा हो। तो एक प्रकार से सरकार को वो निर्देश है, लेकिन हमारे लिए अधिकार है, हमारे लिए अधिकार। तो सरकार को कहा जा रहा है कि आप ऐसा करोगे, और दूसरा कहा जा रहा है कि सरकार को कि ऐसा नहीं करोगे। कुछ ऐसे भी हैं जैसे स्टेट शैल नॉट डिस्क्रिमिनेट, ऐसा राज्य ऐसा नहीं करेगा। इसका मतलब यह है कि जो अधिकार एक प्रकार से सरकार को कुछ करने के लिए कहते हैं व्यक्ति के विकास के लिए, वो सकारात्मक हो गए। और जो सरकार पर निगेटिव ऑब्लिगेशन लगाते हैं, यानी कि सरकार को कहते हैं, प्रोहिबिट करते हैं कि आप ऐसा नहीं कर सकते, वो क्या है? नकारात्मक। तो हमारे जो यहाँ पर फंडामेंटल राइट्स हैं उसमें से कुछ अधिकार ऐसे हैं जो सकारात्मक प्रकृति के हैं और कुछ ऐसे हैं जो नकारात्मक प्रकृति के हैं। ठीक है, इसके अलावा पांचवा, नो सेम वेटेज ऑफ ऑल राइट्स। नो सेम वेटेज ऑफ ऑल राइट्स, यानी कि सभी अधिकारों का समान भार नहीं है, समान भार नहीं है। सभी अधिकारों का समान भार नहीं। इसका मतलब है जैसे फॉर एग्जांपल हमारे दो डायमेंशन में इसको समझिएगा कि जो व्यक्तिगत अधिकार हैं उनको सामूहिक अधिकारों से वरीयता प्रदान की गई। This preference has been given to the individual rights in place of collective right. यदि दोनों अधिकारों में से एक कलेक्टिव राइट और एक इंडिविजुअल राइट, यदि दोनों में देखा जाए तो वरीयता किसको है? यदि दोनों में टकराव हो जाए तो वरीयता किसको दी जाएगी? इंडिविजुअल राइट्स को। व्यक्तिगत अधिकारों को वरीयता प्रदान की जाएगी सामूहिक अधिकारों से।
पहला डायमेंशन। दूसरा डायमेंशन हमारा जो अनुच्छेद 14 है, विधिक शासन का सिद्धांत, अनुच्छेद 19 है 6 फंडामेंटल डेमोक्रेटिक फ्रीडम, और अनुच्छेद 21 है। ज्यादातर सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट जितने भी आप देखेंगे, ज्यादातर जजमेंट्स सिर्फ इन 3 मौलिक अधिकारों पर बेस्ड है, और उसमें सबसे ज्यादा सुप्रीम अनुच्छेद 21, क्योंकि वो जीवन का अधिकार है। तो सबसे ज्यादा सुप्रीमेसी किसको प्रोवाइड की गई? आर्टिकल 21 को। और मैंने आपको इसलिए कहा कि अनुच्छेद 14, अनुच्छेद 19 और अनुच्छेद 21 सबसे ज्यादा प्रयोग किया है, और इसको इवन सुप्रीम कोर्ट ने कहा है ये गोल्डन ट्रायंगल ऑफ राइट्स है, गोल्डन ट्रायंगल ऑफ राइट्स, यानी कि अधिकारों का स्वर्णिम त्रिभुज, अधिकारों का स्वर्णिम त्रिभुज। किसको किसको? अनुच्छेद 14, अनुच्छेद 19 और अनुच्छेद 21, अधिकारों का स्वर्णिम त्रिभुज। ये क्या हो गए आपके? प्रकृति, अधिकारों की प्रकृति। हाँ, पॉजिटिव एंड निगेटिव राइट्स। पॉजिटिव नहीं, मैंने ये आपको जैसे पॉजिटिव में आपको एग्जांपल देता हूं। आर्टिकल नंबर 21A, आर्टिकल नंबर 21A, सरकार को निर्देश दिया गया है कि सरकार ऐसा करे कि, ऐसा ही कहा गया ना। तो मतलब जहां पर सरकार को कुछ करने के लिए कहा जाता है, कुछ करने के लिए, वो क्या होते हैं? गवर्नमेंट इज सेड टू डू समथिंग, तो वो क्या कहलाता है? पॉजिटिव राइट। और जहां पर सरकार को प्रोहिबिट किया जाता है, when the government is prohibited or state is prohibited to do something, जहां पर सरकार को कुछ मना किया जाता है कि आप ऐसा नहीं कर सकते, वो क्या है? नकारात्मक। जैसे फॉर एग्जांपल आर्टिकल 15, आर्टिकल 15 क्या है और आर्टिकल 16? दोनों चीजें उसमें ये कहा गया, पहली चीज कि व्यक्ति को अवसर की समता होगी। दूसरा क्या कहा गया? कि सरकार विभेद नहीं कर सकती। इसका मतलब उसमें दोनों चीजें हो गई, सकारात्मक भी और प्लस नकारात्मक भी। वही चीज है यहाँ पर कि हमारा जो राइट्स हैं वो एक प्रकार से क्या है? वो मिक्स है। हालांकि मोस्ट ऑफ द राइट्स आर निगेटिव राइट्स। उसका कारण मोस्ट ऑफ द राइट्स आर निगेटिव राइट्स। निगेटिव राइट्स हमारे लिए नहीं, सरकार के ऊपर इंपोज करते हैं, ड्यूटी सरकार के ऊपर कि भाई आप बिल्कुल प्रतिबंध लगाया गया है। और मैंने कहा भी था कि मोस्ट ऑफ द राइट्स आर प्रोवाइडेड अगेंस्ट स्टेट, यानी कि सरकार ऐसा नहीं कर सकती। मोस्ट ऑफ द राइट, ज्यादातर अधिकार सरकार के विरुद्ध प्रदान किए गए। ये हो गया आपका पार्ट 3 कंप्लीट।